स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का लेक्चर है। और आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब कि एक बहुत सारे रेजिस्टर्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फिर उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उस चीज को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर उसके बाद देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, और लास्ट में इलेक्ट्रिकल पावर को। इस वीडियो में आज हम लोग इतना 4 टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, उसमें मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था बीच में। वहां पर मैंने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, दो एंड से यहां पर ऐसे मान लीजिए अगर वायर है, ये पॉजिटिव एंड है या नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज आई, ये जाएगा from higher potential to lower potential. Electrons lower to higher, whereas current उल्टा higher to lower. Alright, ये चीज वहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉ जो है किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच के रिलेशन को ये लॉ बताता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. तो ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये लॉ वैलिड है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। ये है मेन सेंटेंस इस लॉ का, ओम्स लॉ का। दैट इज, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ये है ओम्स लॉ, भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, अब यहां पे अगर हम आगे बात करें, हम लोग को ये बात पता है फिजिक्स में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और इक्वालिटी को लाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और इक्वालिटी साइन लाएंगे, तो यहां पे एक जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वो होगा आर।
वेयर आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, known as the resistance of the conductor. ठीक है, R जो है वो इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आर आई इज द ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। R is the resistance provided by the conductor at that temperature। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने बोला है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ लिया है कि टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा, फिर वो आर कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने बात की है कि एक टेम्परेचर पे जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आर आई, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस हो जाएगा उस कंडक्टर का, और I हो जाएगा उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो। तो V इज इक्वल्स टू आर आई इज द ओम्स लॉ। और ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका यूज काफी है हमारे आगे के फिजिक्स में। आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में या फिर आगे क्लासेस में जैसे 11th-12th में आगे जब पढ़ोगे आप लोग, तो उस जगह पर भी ओम्स लॉ का काफी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको एकदम याद रखिएगा और इसका स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट में ये चीज तो आसानी से याद हो जाता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। बट ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये चीज को हम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये चीज मेरा गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ये दोनों भी, ये लॉ ही वायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये है ओम्स लॉ। चलिए आगे बात करते हैं आगे, इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही पढ़ना ओम्स लॉ में। ठीक है, हाँ, और एक और चीज यहां पर मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, हमने लिखा है ओम्स लॉ के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम एक गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसके बीच अगर ग्राफ बनाएंगे, जहां पर V को हम लोग ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रखेंगे और I दैट इज करंट को उसको ऑलवेज वाई एक्सिस पे रखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, दैट इज वी पे डिपेंडेंट है, इस वजह से उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। अगर वी डबल तो आई भी डबल, वी हाफ तो आई भी हाफ। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से क्रॉस करेगा। तो ये होता है V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, ये वो चीज है। ठीक है, तो इतना ही था फिलहाल ओम्स लॉ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ये है अगला टॉपिक। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट उसको किस तरह से करते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है,
तो तब क्या होगा जब हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन के हमारे पास दो तरीके हैं कॉम्बिनेशन के, एक रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को एकदम सीरीज वाइज कंबाइन करते जाते हैं। जैसे कि अगर पहला रेजिस्टेंस का सेकंड एंड जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरा का सेकंड एंड तीसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा, फिर तीसरा का सेकंड एंड चौथे के फर्स्ट एंड से, और ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से सर्किट बन जाएगा। ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक रेजिस्टर के सेकेंड एंड को दूसरे नेक्स्ट रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले का फर्स्ट एंड लास्ट वाले का लास्ट एंड दोनों सर्किट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बाकी सब बीच में जो है रेजिस्टर्स ही आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मतलब कंबाइन करने का। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हम लोग लेते हैं सबके एक एंड को एक पॉइंट से, फर्स्ट एंड को और लास्ट एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और फिर सब जो वो दोनों एंड से उनको फिर सर्किट में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जहां पर क्या करते हैं, हर एक रेजिस्टर के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर और लास्ट एंड को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। पहले रजिस्टर के एंड को दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करते थे, फिर दूसरे रजिस्टर के एंड पॉइंट को तीसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करते थे। जबकि यहाँ पैरेलल में क्या कर रहे हैं, सबके फर्स्ट पॉइंट को एक पॉइंट से, सबके लास्ट पॉइंट को एक पॉइंट से, हम लोग लास्ट एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको आगे सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग को क्या करना है, यही दोनों कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे या फिर जब रेजिस्टर को हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो दोनों केस में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि सबका कंबाइन होकर रेजिस्टेंस क्या होगा, उस चीज को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन चलिए पहले सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करें, चलिए कुछ जो पहले स्टेटमेंट लिखना उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं कि लेट R1 R2, हम लोग तीन तीन रेजिस्टर लेके फॉर्मूला डिराइव करते हैं और जिस ट्रेंड में फॉर्मूला आएगा उससे फिर हम लोग आगे के लिए फॉर्मूला बना लेंगे, जनरल फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। R1, R2 and R3 be the three resistors combined in connected in series, sorry combined नहीं, connected in series, in series। हाँ, एक बात और यहां पे ध्यान रखना है, कि अगर रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है और अगर रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में एक चीज एकदम ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हर रेजिस्टर से सेम करंट क्रॉस होता है, सेम करंट पास होता है, हर रेजिस्टर में सेम करंट होगा, लेकिन हर रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज होगा उसके एंड्स के बीच वो अलग अलग होगा। इसके लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा, इसके लिए
V3 होगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके लिए वोल्टेज सेम हो जाता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए I1 होगा, इसके लिए I2 होगा और इसके लिए I3 होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग इस डेरिवेशन में भी करेंगे। ठीक है, इस डेरिवेशन में भी करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का जब डेराइव कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज को यूज करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट I फ्लो कर रहा है और सबके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टर के लिए V1 है, सेकंड के लिए V2 है, थर्ड के लिए V3 है। और पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा यूज करेंगे कि सबके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन करंट I1, I2 एंड I3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के वक्त भी ये सब बातें जरूरी पड़ती हैं। चलिए, अब जो हम लोग लिख रहे थे, लेट R1, R2 एंड R3 बी द थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए, तो कनेक्ट कर देते हैं, सर्किट बना देते हैं। ये रहा ए मीटर, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, voltage for first, voltage for second and voltage for the third, and सबके बीच, सबके में जो करंट फ्लो कर रहा है सब रेजिस्टर में, वो है I। ये हो गया स्विच ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट। हाँ, एक मेन बात तो रह ही गई, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट। अब यहां से डिराइव करना है कि इस सर्किट में देखिए तीन डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3, और तीनों के तीनों रेजिस्टर्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कंप्लीट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, वो चीज हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। अगेन लेट V1, V2 एंड V3, V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस PD across R1, this is potential difference across R2 and this is potential difference that is PD across R3, and I क्या है, करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, आई है करंट थ्रू द सर्किट। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट यहां तक कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद डेरिवेशन का काम करते हैं। थोड़ा ऊपर से जगह खाली कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आगे। अब आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आर आई होता है। तो V1 इज इक्वल्स टू R1I, V2 इज इक्वल्स टू R2I एंड V3 इज इक्वल्स टू R3I। क्यों, क्योंकि सब में करंट
सेम है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 है, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग क्या किए, V1 V2 V3 और I तो कंसिडर कर लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जो इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, उसको कैपिटल RS कंसिडर कर लें, क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए RS, और कैपिटल V ले लेते हैं जो कि इस सर्किट का वोल्टेज होगा, ना कि अलग अलग सेपरेटली तीनों रेजिस्टर्स का। ये तो V1 R1 का है, V2 R2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 R3 का है, लेकिन अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं R एंड V, ठीक है। R जो है वो रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द होल सर्किट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द होल सर्किट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये चीज हम लोग लिख चुके थे, तो हम लोग पूरे सर्किट के लिए भी एक चीज लिख सकते हैं कि जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R, और जो सर्किट में करंट जा रहा है I, उसके इक्वल होगा ना ये चीज। यहाँ पे RS कर देते हैं, इजी पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको RS कर देते हैं, तो यहां पर भी ये चीज RS हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ हम लोग तो ये समझ ही सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सर्किट का, वो इन तीनों पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगा, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये चीज होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, V के प्लेस पे RSI, V1 के प्लेस पर R1I, V2 के प्लेस पर R2I, V3 के प्लेस पर R3I। आपको दिख रहा होगा सारे में I कॉमन है, तो सब जगह से I कॉमन ले लीजिए। RSI इज इक्वल टू R1I, सॉरी I को कॉमन लेना था ना, सब में से I कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट गया, तो हमारा जो फाइनल बच गया दैट इज RS, वो क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सबको ऐड कर देना है, मेरा उस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है। चलिए एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं इसी चीज का, इरेज करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं। तो हमने जो वो RS लिखा है वो RS क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये था 3 रेजिस्टर्स के लिए, लेकिन हम 4 कर देंगे तो प्लस R4 यहां पे आ जाएगा, 5 कर देंगे तो प्लस R5 एक और आ जाएगा, 6 कर देंगे तो प्लस R6 और एक आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर जनरल फॉर्म अगर हम देखें, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कहने का मतलब है यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 60 70, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, मतलब जितना रेजिस्टर रहेगा सबको ऐड कर देंगे, हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन केस में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन केस में। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 3 रेजिस्टर्स है, 4 है तो प्लस R4, 5 है तो प्लस R5, जितना रहेगा सबको ऐड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ।
अब आगे बात करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखेंगे, अगेन वही बात, लेट R1 R2 and R3 be the three resistors connected in parallel, connected in parallel। चलिए सर्किट बना देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया R1। पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एमीटर, सेल, स्विच। चाहे तो आप यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर दैट इज रियोस्टेट को भी दिखा सकते हैं सर्किट में, मैं यूज नहीं कर रहा हूं उसको। ये हो गया, दिस इज R1 R2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द सर्किट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब आगे बात करते हैं, R1 में करंट I1, R2 में करंट I2 एंड R3 में करंट I3। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट कंप्लीट हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, अगेन फिर से वही बात लिखेंगे, अगेन लेट I1 I2 I3 current through R1, current through R2, current through R3। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक V भी मान के चले। V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। और हाँ, जब ये I1 I2 I3 ये तीनों रेजिस्टर्स से करंट है, लेकिन अगर हम पूरे सर्किट के लिए बात करें तो वह I करंट होगा। यही I करंट जब तीनों रेजिस्टर्स के पास पहुंचेगा तो पहले वाले में I1 होकर चला जाएगा, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3। यहां पर फिर तीनों आएगा और यहां से फिर I बन करके वापस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर I को भी मेंशन कर देते हैं, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए स्टेटमेंट, इतना सारा लिख लिए। अब मेन डेरिवेशन पे आ जाते हैं, उसके लिए फिर से जगह चाहिए होगी। ठीक है, इस बार तो सर्किट को भी इरेज करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। चलिए अगेन ओम्स लॉ से जो हम लोग लास्ट सीरीज कॉम्बिनेशन वाले जो डेरिवेशन में हमने जैसे इस्तेमाल किया था ओम्स लॉ का, वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू RI। ठीक है, हाँ यहां पर एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, हम वहां पर RP कंसिडर कर लेंगे। RP रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है,
इस चीज को मैंने वहां पे कंसिडर नहीं किया था। तो V इक्वल्स टू RI होता है, मतलब इस सर्किट के लिए जो सर्किट का टोटल वोल्टेज था V, वो टोटल रेजिस्टेंस RP और करंट I के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहां से अगर हम बात करें तो I का जो वैल्यू है वो हो जाएगा V अपॉन RP, है ना, I का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन RP। इसी तरह I1 का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R1, I2 का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, एंड नाउ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट I है वो I1, I2 और I3 तीनों का सम है ना। तो चलिए सबके वैल्यूज पुट करते हैं। I के जगह पे V अपॉन RP, I1 के जगह पे V अपॉन R1, I2 के जगह पे V अपॉन R2 और I3 के जगह पे V अपॉन R3। चलिए आगे देखते हैं। सब में V कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन। V कॉमन ले लिए तो यहां से बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये V कट गया। तो फाइनली मेरा जो फॉर्मूला आया 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे तो इस तरह इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब उस सर्किट का पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने 3 रेजिस्टर्स लिया था तो ये आया R1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन अगेन फिर तो वही बात, जनरल केस बात करेंगे फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। for n number of resistors 1 upon Rp will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 plus 1 upon Rn। ठीक है, तो ये हो गया जनरल केस। ठीक है, जब जनरल केस में सारे रेजिस्टर्स जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहेंगे तब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। मतलब कि जितना भी रेजिस्टर्स है सबको इस तरह से ऐड करना है और फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।